So welcome class. Today in this lecture, this is the second part of our lecture. We are going to discuss about atom. And atom के बाद हम molecule पे जाएंगे. Then we will see some Quranic perspective of the atom. Is there atom mentioned in the Quran? And then we will move forward. ठीक? तो atom is the smallest. पहले definition जानते हैं atom को. Atom जो है it is the smallest individual particle in the matter that may or may not exist independently. Sometimes it exist करता है independently. Sometimes it does not exist. ठीक? उसे एक combination में possible होता है. ठीक? So atom is the is the smallest particle of atom that may or may not exist independently. अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जैसे हाइड्रोजन. तो these are some examples जो एटम हम एग्जिस्ट जो करते हैं इंडिपेंडेंटली. सो ये एटम्स ऐसे हैं, सपोज हाइड्रोजन की, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये किसी के साथ जुड़ के करेगा. नाइट्रोजन भी कुछ ऐसे, ऑक्सीजन भी कुछ ऐसे, ये दो एग्जिस्ट करेंगे फ्रीली, एक फ्री स्टेट में. ये तो ये एग्जिस्ट करेंगे कंबाइनड स्टेट में, कंबाइनड स्टेट में. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ. हाँ, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो करेंगे और लाइक आयरन, कॉपर, जिंक एटसेट्रा. और भी एलिमेंट्स हैं जो डिवॉल्व एलिमेंट्स हैं. सो दिस इज द स्मॉल, दीज आर द स्मॉलेस्ट एंटाइटी ऑफ मैटर दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स. एंड इट इज द मॉलिक्यूल जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर सेम एज एटम, बट ये ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं वाटर की. एग्जांपल लेते हैं H2O, CO2, CH4 एटसेट्रा, ये मीथेन, वाटर. अब देखो मॉलिक्यूल में क्या है, एक से ज्यादा मेटल्स या एटम जुड़ के ये कंबाइन होके बनाते हैं मॉलिक्यूल. अब ये फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे. ऐसे कंबाइंड स्टेट में तो है एटम, क्योंकि मॉलिक्यूल जब ये बना ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे. अब इसमें और कुछ एग्जांपल्स ऐसे आप देख सकते हो. मोनो जो सेम मॉलिक्यूल, a molecule is formed by combination of atoms which may be same or different. एक मॉलिक्यूल बन सकता है दो एटम्स के कंबाइन करने से या दो से ज्यादा एटम्स के कंबाइन करने से, और वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी. एग्जांपल से समझते हैं. सपोज मैंने लिखा H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये बना है दो सेम एटम्स से. क्या ये बना है दो सेम एटम्स के कंबाइन करने से. दूसरा है नाइट्रोजन, ये भी बना है दो सेम एटम्स के कंबाइन करने से. अब वो लिखे सपोज HCl, ये बना है दो डिफरेंट एटम्स से. किनसे? डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से HCl बना, ये भी मॉलिक्यूल है. ठीक ऐसे ही है NH3, ये बना है दो डिफरेंट एटम्स के कंबाइन करने से, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन. वैसे ही है CH4, ये भी एक मॉलिक्यूल है, बट इट इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट एटम्स. तो दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से या तो वो एटम्स सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट. सेम में एग्जांपल वही N2O2 H2 Cl2 एटसेट्रा, सब सेम है. फिर से और एक मॉलिक्यूल बन सकता है HCl NH3 H2O CH4 मीथेन CO2. So these are the respective examples of molecules which are combined by different atoms. ठीक? So these are the examples. अब हम आते हैं इसके बाद, मॉलिक्यूल तो हमने समझा, अब हम एक केस पे आते हैं. केस क्या कहता है, सपोज अगर एक मॉलिक्यूल बनेगा दो एटम से, so that molecule is called diatomic molecule. If a molecule consists of more than two, यानी three, that is called triatomic molecule. If it is four, then tetra, and if it is many, then it is polyatomic molecule. Now इसको हम एक टर्म के अंदर लिखेंगे. हम समझेंगे पहले एटॉमिसिटी क्या होता है. एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं. अब कैसे समझेंगे, चलिए आगे. अब देखो एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं. क्या है एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट इज एटॉमिसिटी. एग्जांपल हम लिखेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या लिखेंगे डाई एटॉमिक, या लिखेंगे चलो ट्राई एटॉमिक, पॉलीएटॉमिक. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स. अब चलते हैं मोनो एटॉमिक पे. ऐसी स्पीशीज हैं जो ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे. क्या करेंगे, हम लिखेंगे नोबल गैसेस शॉर्ट में को,
क्योंकि ये होते हैं इनरोट मींस ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। इनरोट बेस को कहते हैं। डायटोमिक स्पीशीज हम किसको कहते हैं? डायटोमिक स्पीशीज में जिसमें दो एटम्स ना कंबाइन करके क्या करेंगे, बॉन्ड करेंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ट्राइएटॉमिक की एग्जांपल यानी जिसमें दो यानी तीन एटम्स होंगे कंबाइन, जस्ट लाइक H2O, जस्ट लाइक CO2। सिमिलरली टेट्राएटॉमिक में फास्फोरस P4, पॉलीएटॉमिक में हम लिख सकते हैं S8 या C60, जिसको हम फ्लोरीन भी कहते हैं, बकमिंस्टर भी कहते हैं, बिकॉज ये फेमस बंदा था उस टाइम ना, एथलीट था, बास्केटबॉल प्लेयर था, ही वाज फेमस। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया ना, उसने फिर जिसने इसको बनाया उसने बोला कोई नहीं, क्योंकि वो बंदा उस टाइम ना थोड़ा सा वो उसका क्रेज था लोगों में, फैन फॉलोइंग अच्छी थी, उसने इसके नाम पे रखा इसका नाम। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एटॉमिसिटी। अब चलते हैं आगे। सो कमिंग टू द कुरानिक इनसाइट्स अबाउट एटम। अब कुरान में एटम क्या जिक्र, एटम का जिक्र है, इज एटम मेंशन्ड इन द कुरान? यस, it's mentioned in Surah Saba, verse number 3, Surah number 34. So here Allah says, Allah is the knower of unseen. Allah जो भी आप खुफिया तरीके से करोगे, that's also known to Allah, and nothing can escape Allah, even an atomic weight. And वहाँ पे particle यूज किया गया. So particle in science we use it to say, particle को हम यूज करते हैं smallest particle. ऐसा समझो आप, इतना छोटा particle जो हम देख भी नहीं पाते हम, तो अल्लाह के नजर से तो कोई नहीं है वो चीज, वो तो देख सकता है। That particle is the smallest entity. Here Allah mentions about atom, क्योंकि साइंस में हम smallest entity को atom के नाम से जानते हैं। This is about the Surah Saba. Then from Surah Yunus, verse number 61, here Allah says there is nothing smaller or greater that is not in the clear book. Clear book का मतलब है कुरान में, यानी कुरान means clear book, यानी कुरान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं देख पाओगे। कुरान में हर एक चीज है, छोटा जर्रा तक, क्या छोटा जर्रा तक, that it also gives some हिंट है, कुछ इशारा रखता है हमें एटम की ओर। थर्ड सूरह ज़िलज़िला वर्स नंबर 6, सूरह नंबर 99 वर्स नंबर 7 to 8। इसमें क्या अल्लाह फरमाते हैं कि आप जो भी करोगे, अच्छा या बुरा, छोटा सबसे मतलब कम से कम आप अंधेरे में करो, आप कहीं से भी कोई छोटा सा छोटी सी नेकी करो या खैर करो या शराब करो, मैं सब देख रहा हूँ। इवन एक छोटा ना जर्रे की बात आई है उसमें, किसकी बात? जर्रा, है ना, इस जर्रे की बात। इसी स्मॉलेस्ट एटॉम को हम साइंस में एटम के नाम से जानते हैं। So that means can we take some insight from the three respective surahs, their verses, that they actually give some hint about atom. तो एटम के बारे में भी हमें थोड़े से इशारा। The point is, इस इशारे से आपको इतना इशारा काफी है कि एक एटम के बारे में जिक्र है कुरान में। Now coming to the law of chemical combination, अब हम law of chemical combination पे आते हैं, ठीक। laws of chemical combination में हम 5 laws पढ़ेंगे। क्या laws पढ़ेंगे? 5 laws। So these are 5 laws: law of concentration of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion, law of gaseous volumes, Avogadro's law। ठीक, इसको JV6 law कहते हैं, ठीक। ठीक है, इसलिए JV6। Now we'll start our topic from the first one, that is law of conservation of mass. Mass, its status, mass can either be created or destroyed। हाँ, but इसको ट्रांसफर कर सकते हैं हम from one body to the another। मास के अंदर क्रिएट ना, मास क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसको हम ड्यूरिंग फिजिकल केमिकल चेन में हम बस इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एक रिएक्शन में हम मास ऑफ ब्रैकेट साइड इक्वल करेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर है तो ये कंडीशन मास अप्लाई हुआ, अगर नहीं है तो ये अप्लाई नहीं हुआ, नहीं हुआ तो रिएक्शन इज नॉट परफेक्ट, रिएक्शन इज नॉट फिजिकल, रिएक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखेंगे A plus B gives C plus D। सिंपल एग्जांपल कॉम्बिनेशन वाली चीज या CD। मतलब A अगर है 30 ग्राम, B है 70 ग्राम, इट शुड गिव एक सेम CD और एक साथ या अलग, तो एक साथ लिख सकते हैं CD, ये होना चाहिए 100 ग्राम। दैट मींस रेक्टेंगल साइड RHS शुड बी इक्वल टू, दैट मींस LHS शुड बी इक्वल टू RHS। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन इट इज सेटिस्फाइंग दिस लॉ, नहीं हो रही है तो ये लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन इज नॉट कैरेक्टर। ठीक, एग्जांपल देते हैं हम लिखेंगे HgO सिल्वर ऑक्साइड, ये टूट के बनेगा Hg+O, या आप ऐसे लिख सकते हो Hg+O2, और ये बनेगा Hg+O2। ठीक, ये एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, ये थी कंपोजिशन। ठीक, इससे भी समझ सकते हैं। इससे अगर HgO पूरा 100 ग्राम है, अगर ये 70 ग्राम है तो ये होना चाहिए भाई 30 ग्राम, नहीं हुआ
the reaction is not feasible. This reaction is according to the law of conservation of mass. ठीक है ना, आया समझ, चलते हैं आगे। अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना, इसकी कुछ इसको टेस्ट किया था, वेरीफाई किया था एक बंदे ने, उसका नाम है लेंडॉर्ट, LANDOLT, लेंडॉर्ट ने वेरिफिकेशन की थी इस लॉ की। क्या की थी? उसने अपना एक ट्यूब लिया, एच शेप ट्यूब है, दैट्स कॉल्ड लेंडॉर्टस ट्यूब। एक साइड से वेनेसिया लिया, दूसरी साइड से सिल्वर नाइट्रेट लिया। एक साइड से लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक साइड से लिया NaCl सॉल्यूशन। इस लेंडॉर्टस ट्यूब को यूज करके उसने जब देखा, रिएक्टेंट को मिक्स करके देखा, तो प्रोडक्ट वाज 100%। तो इसमें इस चीज को इस चीज ऐसे ये वेरिफिकेशन की अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड during a chemical change या reaction। तो एक रिएक्शन में टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। दिस लॉ वाज वेरीफाइड बाय लेंडॉर्ट। ठीक, अब ये लॉ किसने दिया था? एंटन लेविज़र ने। किसने दिया था? एंटोनियो लेवाइजर 1789। ठीक है, ये लॉ इसने दिया था और इसकी वेरिफिकेशन किसने की थी? लेंडॉर्ट ने, यूजिंग हिज एच शेप लेंडॉर्ट ट्यूब। अब ये लॉ इसकी लिमिटेशन हो सकती है ना, इस लॉ की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन यानी न्यूक्लियर फिशन, वो ऐसी एक रिएक्शन है जैसे यूरेनियम को हम ब्रेक करेंगे, उससे बेरियम भी निकल सकता है और बेरियम के साथ कृप्टॉन। ये ऐसी एक रिएक्शन में जिसमें ना कुछ मास ना पूरा हम प्रोडक्ट में इतना मास नहीं देते। सपोज यूरेनियम अगर मैं 100 ग्राम होगा एग्जांपल, तो बेरियम और कृप्टॉन जब निकले उसमें बराबर 100 ग्राम प्रोडक्ट नहीं देते। तो कुछ ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता, मींस हमें मास कंजर्व दिखाई नहीं देता। एग्जांपल लेते हैं हमें एग्जांपल किसकी? यूरेनियम की। एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, हमें मिलेगा जीबेरियम। दूसरी फैमिली का एटॉमिक नंबर ये है एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर है 56। इसके साथ मिलेगा कृप्टॉन 36, 56 + 36 is 92। और इसके बाद इसमें क्या हमने देखा? इसमें रहा एक तो रहा इधर 95, एक रहा 139। 95 + 1 92 35। अब आप अच्छे से अगर देखोगे, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये ऐसी रिएक्शंस हैं, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस जिनमें ना कुछ हम साथ इनके ना न्यूट्रॉन अलग से निकलते हैं, उनका मास कम हो जाएगा। तो ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शंस जिनमें हम रियल में मास को देते हैं, वो कंजर्व नहीं होता, कुछ ना कुछ मास इसमें लॉस होता है। ठीक, अगर ये मास लॉस हुआ, देन दिस रिएक्शन इज एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये एप्लीकेबल नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि उन न्यूक्लियर रिएक्शंस में ना कुछ मास कन्वर्ट होगा एनर्जी में, जो हम नहीं लिख सकते। It states so this law states a compound will contain same elements by mass irrespective of its origin। एक कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो मास होगा वो सेम होगा, ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता। ओरिजिन मींस सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। आप क्या बोलते, सपोज मैंने वाटर लाया वेल से, यही वाटर मैंने लाया रिवर से, यही वाटर मैंने लाया पॉन्ड से। सो जो वाटर की फॉर्मूला क्या चेंज होगी? नहीं, हाँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगी, मींस डिफरेंट वाटर कुछ प्योर होगा, कुछ इम्प्योर होगा। पॉइंट क्या है? वाटर का रेशियो बाय मास क्या होगा? इसका 2 है एटॉमिक मास 2, इसका 1 है तो 16, हाँ वही 2:16, 2:16। रेशियो का होल नंबर में आ रहा है बराबर, यानी 1:8, 1:8, 1:8। क्या हम ऐसे कह सकते हैं सोर्स हमें कोई भी हो, भले ही सोर्स कोई भी हो, लेकिन वाटर एक कंपाउंड है, इसका रेशियो बाय मास एलिमेंट्स का सेम आया। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, इधर मैं लिख रहा हूँ हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। ठीक, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करूंगा, हमें बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इधर से एक कंपाउंड सपोज चुना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, क्योंकि पता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप धुआं देखते हो गए। तो तीसरा हम लिखेंगे बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को थोड़ा सा हीट करेंगे। ठीक, वही हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट।
अगर मैं इसको ब्रेक करूं, सोडियम बाइकार्बोनेट, अच्छा Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, ये है बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसको आप कहते हो, इसको एक तो निकलेगा Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हमें पता चलेगा कैसे की कंपाउंड के ना पॉइंट क्या है। तीनों में मैंने क्या निकाले, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या तीनों रिएक्शन सेम है? तो तीनों रिएक्शन तो डिफरेंट है, तो तीनों का रेशियो देखो आप, एक का निकालेंगे तीनों का बराबर होगा। कार्बन 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 तीनों जगह है तो 12 है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 2 है तो 32, 12 4 3s are 12, 4 8s are, तो 3:8 तीनों में रेशियो सेम आया। इसमें भी यही रेशियो है, इसमें भी सेम। इसका मतलब सोर्स हमने कुछ भी रखा हो, सोर्स मैंने रखा था इधर, ये मैंने लाइमस्टोन लाई, इधर गोल्ड, इधर से सोडियम बाइकार्बोनेट। द पॉइंट इज सोर्स तो डिफरेंट है, बना क्या इधर, तो रेशियो बाय मास तो सेम रहा, दैट इज 3:8। सो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये दिया था जॉन डल्टन ने। ये कहता है अगर हम दो कंपाउंड्स लेंगे, दो कंपाउंड सपोज हम लेंगे वाटर और H2O2, ये हमने दो कंपाउंड्स, इनका अगर आप अच्छे से एक एलिमेंट और दूसरा है ऑक्सीजन, अगर एक को हम फिक्स करेंगे, क्या करेंगे फिक्स, दूसरा चाहे कुछ भी हो, ये तो वेरी हो जाएगा कुछ, पहले को हम फिक्स करेंगे, क्या करेंगे पहले एलिमेंट को हम फिक्स रखेंगे, ठीक, उससे क्या होगा, द रेशियो ऑफ अदर एलिमेंट इट गिव्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा दूसरे एलिमेंट को। सपोज हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन 2 है, एटॉमिक मास दोनों का, एक का 1 2 का 2, और इधर क्या है 16, दो ऑक्सीजन है 32, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 16 है, इधर दो ऑक्सीजन है, एक का 16 है 32 बनेगा। क्योंकि एक को हमने फिक्स किया है, ये तो फिक्स है ना हाइड्रोजन, दो कंपाउंड्स में एक कंपाउंड का एक एलिमेंट का हम फिक्स रखेंगे, इस एलिमेंट का हमने फिक्स रखा इसका मास, दूसरे का रेशियो खुद ब खुद होल नंबर आएगा, 16 1s are 16 2s are 1:2। that means by fixing the mass of one element in a compound, the other compound will bear a simple whole number ratio। दूसरे में मतलब हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स रखा, इसकी वजह से ऑक्सीजन में एक रेशियो आया सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2 सिंपल होल नंबर रेशियो, इधर 16 इधर 32, ठीक है ना। आई समझ दिस ऑल अबाउट दिस। अब इसमें और एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, आसानी से आपको समझ आएगा। तो नाइट्रोजन वाली स्पीशीज लेते हैं, पहले हम लेते हैं नाइट्रोजन स्पीशीज को, फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड, तो N2O NO N2O3 N2O4 N2O5, इतने आ गए ये 5 स्पीशीज। अब पहले में देखो नाइट्रोजन का रेशियो, ये तो कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन का। अब देखो नाइट्रोजन को हम फिक्स करेंगे, फिक्स करने के लिए हमें इधर से इसको N2O करना पड़ेगा, ये बनेगा N2O2, क्या बनेगा N2O2। अब देखो इस नाइट्रोजन में कितने हैं, ये दो नाइट्रोजन, एक का 714 एटॉमिक मास, डबल होगा 28, इसका N2 28, N2 सिमिलरली 28 28 28। जब मैं ऐसे कह सकता हूं नाइट्रोजन का मास मैंने फिक्स किया, by fixing the mass of one element in a compound, the other bears a simple whole number ratio, that is multiple proportion, ठीक। ऑक्सीजन का देखो, इधर ऑक्सीजन 1 है 16 एटॉमिक मास, इधर ऑक्सीजन आप 2 हैं, it is 16 it is 32, इसके बाद it is 48, इसके बाद it is 64, उसके बाद it is 80। नाउ अगर आप अच्छे से देखोगे इनका रेशियो, इनका रेशियो आएगा होल नंबर सीक्वेंस में, 16 1s are 2s are 3s are 4s 5, रेशियो क्या निकला 1:2:3:4:5, ये रेशियो है सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। ये किसका रेशियो है, ये है दूसरे एलिमेंट का जो एक कंपाउंड में था, लेकिन पहले वाले एलिमेंट को हमने फिक्स करना है, इसका मतलब सपोज यहाँ पे फिक्स नहीं था, इसको आप ऐसे बनाओ, इक्वेट करो ऐसे, जैसे मैथमेटिक्स में हम करते रहते हैं, इसको ऐसे बनाओ कि फिक्स हो गया इसका मास, इसका 60, इसका इधर 14 था, हमने 28 लिया N2 करके, ठीक। उसकी वजह से हमारा रेशियो जो है इट कम्स इन दिस सिंपल होल नंबर रेशियो। दिस वाज गिवन बाय जॉन डल्टन, दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हमारे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स जो दिया था गेलियस। नाउ कमिंग टू फोर्थ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, इट वाज गिवन बाय गेलियस, 1808 में दिया था। उसे क्या बोला, ये रिएक्शन ना ज्यादातर इट्स ओनली एप्लीकेबल टू गैसियस रिएक्शंस, गैसियस रिएक्शंस के बारे किसी रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। अब इट्स आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, इसमें हम वॉल्यूम कंबाइन करेंगे, एक रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन सिंपली। एक गैसियस रिएक्शन में एक गैसियस जो भी गैसियस रिएक्शन होती है, ये सॉलिड वाले रिएक्शन या प्रेसिपिटेट्स में या उनमें नहीं होती है रिएक्शन। Reactants are always combined in simple ratio by mass। Simple ratio में reactants, अब चूंकि हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, अब reactant भी किसमें कंबाइन करेंगे, सिंपल रेशियो में 1:2:3 इस रेशियो में, ठीक। और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी सिंपल रेशियो में होंगे,
और दोनों होंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा हमें। अगर हम लेंगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट गिव्स HCl, सिंस वी नो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें पता है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर ये भी 2 है, तो आगे 2 रखेंगे, तो दिस इज 1, दिस इज 1। ये एक वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम्स HCl प्रोडक्ट बना। रेशियो क्या है इनका? सपोज वॉल्यूम हम लेंगे 10 ml, वो भी तो वही हुआ 10 ml, ये है फिर 20 ml, ठीक है ना। सो 10:10:20 वही हुआ ना, 1:2। तो रेशियो क्या आया? हमें होल नंबर में आया, चाहे आप प्रोडक्ट साइड देख लो, चाहे आप रिएक्टेड साइड देख लो। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम किसकी? ओनली हम लेते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स NH3। अब क्योंकि इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे रखेंगे हम दो नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 3 are 6 हाइड्रोजन, इधर 3 है, ये 1 है। 1 हमने क्योंकि यानी यूनिवर्सल पॉइंट है, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ 1 है। 1:3:2, तो ये एक रेशियो हमारा मिला। यहाँ इस मोल में एक वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन, तब मिलके बनेगा हमारा एक प्रोडक्ट दैट इज अमोनिया, और दोनों के 2 वॉल्यूम होगा। ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो एक ऑब्जेक्ट अगर हम डालेंगे, सपोज इज द रिएक्शन पॉसिबल इन फॉलोइंग, एक क्वेश्चन डालेंगे, in which of the following is gaseous volumes, the law of gaseous volumes applicable किसमें है? अगर मैं पहला लिखूं H2 plus Cl2 gives HCl, B part N2 plus H2 gives, इसके पता है बैलेंस कर सकते हैं, C part S plus O2 gives SO2, D part calcium oxide plus carbon dioxide gives CaCO3। अब देखो, if you can see the reaction, this reaction is gaseous reaction, this is also gaseous reaction, this one is also gaseous reaction। Now coming to the fourth part, इस रिएक्शन में हमने देखा, हमने कुछ सॉल्यूशन से बताया है कैल्शियम, और ये क्विक लाइन है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्विक लाइन, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द डी पार्ट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज एवोगाड्रो's लॉ। नाउ एवोगाड्रो सेज इट स्टेट्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, तमाम गैसेस का इक्वल वॉल्यूम होगा, बराबर at same condition of temperature and pressure contains equal number of molecules। That means volume is directly proportional to number of molecules, but IC V is directly proportional to number of molecules। ठीक, तो this is all about Avogadro's law। अब एग्जांपल से समझते हैं, ये गैस है, ये दूसरा गैस है, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके इन्हें बनाया HCl। अब इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, दोनों इक्वल वॉल्यूम बनाएंगे, प्रोडक्ट 2 वॉल्यूम, 2 टाइम्स HCl, रिएक्शन बैलेंस है। अब इस एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स होंगे, n मॉलिक्यूल्स दोनों जुड़ के 2 n मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। सो अगर इक्वल वॉल्यूम्स हैं तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अब इस लॉ, ये जो लॉ है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? इस लॉ की वजह से हम एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं, इस लॉ की वजह से हम एटॉमिसिटी किसी चीज़ की निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ क्या है? वी कैन डिटरमाइन एटॉमिसिटी, इसे हम एटॉमिसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब एटॉमिसिटी क्या होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। हाँ, इससे हम कुछ एटॉमिसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, किनमें? एलिमेंट्री केसेस में। एलिमेंट्री केसेस में एटॉमिसिटी, एलिमेंट्री केसेस में हम एटॉमिसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एवोगाड्रो's लॉ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।